दोस्तों आज 30 नवंबर है और आइए इस मंथ के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हैं उन पर चर्चा कर लें। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस देश की प्रतिनिधि सभा ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान वाला विधेयक पारित किया है? किस देश की प्रतिनिधि सभा ने 16 वर्ष, यहाँ कीवर्ड है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान वाला विधेयक पास किया है? तो अभी तक किसी भी देश में 16 वर्ष या उससे कम या किसी प्रकार के सोशल मीडिया के प्रतिबंध बच्चों के लिए सोशल मीडिया के प्रतिबंध वाला विधेयक नहीं लगाया गया है। तो पहली बार किसी देश की प्रतिनिधि सभा ने कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है और ये देश है ऑस्ट्रेलिया। इस बारे में बात कर लेते हैं। बुधवार 27 नवंबर को प्रतिनिधि सभा द्वारा यह विधेयक पारित किए जाने के पश्चात अब विश्व के इस पहले मतलब बच्चों को सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले विश्व के पहले कानून को अंतिम रूप देने का काम ऑस्ट्रेलिया सीनेट पर छोड़ दिया गया। प्रतिनिधि सभा ने पास कर दिया है, अब ऑस्ट्रेलियाई सीनेट इसको अंतिम रूप देगा। इस विधेयक के बारे में हम लोग आगे बात कर लेते हैं, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। तो इस विधेयक में टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंच पर छोटे बच्चों को खाता रखने से रोकने में प्रणालीगत विफलता के लिए 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तो जो प्रतिनिधि सभा द्वारा जारी किया गया है, जो प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित किया गया है, उसके अनुसार अगर छोटे बच्चों को खाता रखने से रोकने में प्रणालीगत विफलता होती है तो इसमें 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक जुर्माना लगाया जा सकता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कौन है? T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक किस भारतीय ने लगाया है? तो उर्विल पटेल ने हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाया है। भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय हो गए हैं उर्विल पटेल। गुजरात के उर्विल पटेल T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बन गए हैं। उर्विल ने इंदौर में सैयद मुश्ताक अली T20 मुकाबले में गुजरात की ओर से खेलते हुए त्रिपुरा के विरुद्ध 28 गेंदों में शतक लगाया। 3 बातें हैं। पहला है कि उर्विल पटेल किस टीम की तरफ से खेलते, गुजरात की तरफ से, कितने गेंदों में शतक लगाया, 28 गेंदों में, और किस टीम के विरुद्ध लगाया, त्रिपुरा की टीम के विरुद्ध लगाया। तो गुजरात, त्रिपुरा, 28 गेंद। इसके बाद तो उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, यह भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इससे पिछला भारतीय रिकॉर्ड ऋषभ पंत का था, जिन्होंने 2018 में मतलब 6 साल पहले दिल्ली की ओर से खेलते हुए हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध 32 गेंदों में शतक लगाया था। तो इन्होंने 4 गेंद से उसको सुधारा है। उर्विल पटेल ने 28 गेंदों में शतक लगाकर ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा। ऋषभ पंत हाल ही में चर्चा में रहे हैं। क्यों रहे हैं? तो भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हाल ही में चर्चा में रहे हैं। जब जेद्दा में हुए आईपीएल ऑक्शन कहां हुआ? जेद्दा में हुआ। जेद्दा में हुए आईपीएल ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने उन पर 27 करोड़ की बोली लगाई और वे आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। आईपीएल इतिहास सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए? तो ऋषभ पंत बन गए। उन पर 27 करोड़ की बोली लगाई। टीम का नाम इंपॉर्टेंट है, लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन्हें खरीदा है। और दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं श्रेयस अय्यर सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बन गए हैं। और इस ऑक्शन में उर्विल पटेल को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा, किसी भी टीम ने उर्विल पटेल के लिए बोली नहीं लगाई। अब आगे आ जाते हैं, ये हो गया ऑक्शन के बारे में। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? भारतीय रिकॉर्ड तो उर्विल पटेल के नाम है, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? तो T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड एस्टोनिया के साहिल चौहान के नाम है। एस्टोनिया के साहिल चौहान के नाम है, जिन्होंने इसी वर्ष साइप्रस के विरुद्ध 27 गेंदों में शतक लगाया। मतलब
उर्विल पटेल ने एक गेंद अधिक लिया। दूसरा सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड उर्विल पटेल के नाम है। सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड साहिल चौहान के नाम है। एस्टोनिया के खिलाड़ी है। साइप्रस के विरुद्ध उन्होंने 27 गेंदों में शतक लगाया है। अब आते हैं आज के नेक्स्ट पॉइंट पर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार के पेविलियन को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बिहार के एग्जाम्स के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 43वें 43rd भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले IITF 43rd IITF 43वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पेविलियन को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार बिहार पेविलियन के असाधारण डिजाइन, विषयगत प्रस्तुति और स्थिरता के प्रदर्शन के लिए दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो इस पेविलियन का उद्घाटन बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया था और जिसका थीम इंपॉर्टेंट है। इसका थीम था विकसित भारत @ 2047 के तहत विकसित बिहार। इसका थीम था विकसित भारत @ 2047 के तहत विकसित बिहार। ये थीम इंपॉर्टेंट है। और कहां दिया गया बिहार पेविलियन को स्वर्ण पुरस्कार? 43वें भारतीय व्यापार मेले में। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं बिहार पेविलियन जिसे 43वें IITF में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसमें था क्या? तो बिहार पेविलियन में नालंदा की बब्बन बूटी, भागलपुरी रेशम, मिथिला की मधुबनी पेंटिंग तथा पटना की टिकुली कला जैसी कलाकृतियों को बिक्री एवं प्रदर्शन के लिए रखा गया था। नालंदा की बब्बन बूटी, भागलपुरी रेशम, मिथिला की मधुबनी पेंटिंग तथा पटना की टिकुली कला जैसी कलाकृतियों को बिक्री एवं प्रदर्शन के लिए रखा गया था बिहार पेविलियन में और इसे 43वें IITF में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाँ, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अरबपति कारोबारी शशि रुइया जिनका हाल ही में निधन हुआ किस ग्रुप के सह संस्थापक थे? तो SR ग्रुप के। शशि रुइया जिनका हाल ही में निधन हुआ SR ग्रुप के सह संस्थापक थे। शशि रुइया ने अपने भाई रवि रुइया के साथ मिलकर 1969 में SR ग्रुप की स्थापना की थी। शुरुआत में SR ग्रुप कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग पर फोकस किया था। शुरुआत में SR ग्रुप ने कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग पर फोकस किया था। बाद में वो तेल के कारोबार में आए, तेल और गैस के कारोबार में, फिर स्टील के कारोबार में आए और टेलीकॉम के कारोबार में भी आए। तो SR ने हचिंसन के साथ मिलकर भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनाई, लेकिन अब यह ग्रुप टेलीकॉम बिजनेस से निकल चुका है। आज का नेक्स्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट पॉइंट है वो बाल विवाह से संबंधित है, बाल विवाह को कम करने से संबंधित है। तो बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान, तो बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान तो हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा। ऐसा भी हो सकता है कि 4 ऑप्शन दे दे कि किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री जी का नाम दे दे, गृह मंत्री जी का नाम दे दे, माननीय राष्ट्रपति महोदय का नाम दे दे और इनका नाम दे दे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि यह अभियान 25 नवंबर 2024 अंतरराष्ट्रीय महिला विरोधी उन्मूलन दिवस से 10 दिसंबर 2024 मानवाधिकार दिवस तक 16 दिनों तक चलेगा। तो ये कितने दिनों तक चलेगा? 16 दिनों तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा? तो 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक। तो इस पॉइंट में ये तो क्वेश्चन होते ही, इसके अलावा 2 और क्वेश्चन जुड़ गए कि अंतरराष्ट्रीय महिला विरोधी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को। और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। तो इस पॉइंट से 3 क्वेश्चन हो गए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना। ये तो इस पॉइंट से मालूम चलता है कि क्या उद्देश्य है तथा युवा बालिकाओं को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना है। अब बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान के बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो यह अभियान बाल विवाह के
उच्च प्रसार वाले 7 राज्यों। यह अभियान बाल विवाह के उच्च प्रसार वाले 7 राज्यों, कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा एवं आंध्र प्रदेश। ये 7 राज्यों का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में एकमात्र राज्य, आंध्र प्रदेश साउथ का एकमात्र राज्य, बिहार और झारखंड जो है जो पहले संयुक्त राज्य थे, अभी अलग अलग हो गए 2000 के बाद। राजस्थान जो वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, वो हुआ, और पश्चिम बंगाल हुआ। तथा लगभग 300 उच्च भार वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगा जहां बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक है। यह अभियान प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से वर्ष 2029 तक, मतलब अगले 5 साल में बाल विवाह की दरों को 5% से कम करने के उद्देश्य से एक कार्य योजना तैयार करने का आह्वान करता है। तो कब तक कम करना है? 5% की दर को, जिसके लिए आह्वान करता है, कार्य योजना बनाने का अनुरोध करता है। वर्ष 2029 तक कितना प्रतिशत कम करना है? 5%। इसके लिए कार्य योजना बनाया जाए, इसके लिए यह अभियान आह्वान करता है। किन 7 राज्यों में ये अभियान खास फोकस में रहेगा, अधिक ध्यान दिया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश, इन 7 राज्यों का नाम इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2029 तक इंपॉर्टेंट है। 5% कम करने का आह्वान के लिए कार्य योजना इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतवंशी, क्योंकि भारतवंशी को नियुक्त किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतवंशी को अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है। तो किस भारतवंशी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो जय भट्टाचार्य। जय भट्टाचार्य अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर होंगे। आगे बात कर लेते हैं। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के दौरान श्री जय भट्टाचार्य ने अमेरिका के स्वास्थ्य नीतियों की आलोचना की थी। जय भट्टाचार्य ने अक्टूबर 2020 में 2 स्कॉलरों के साथ मिलकर ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन किसने प्रकाशित किया, किसने जारी किया? जय भट्टाचार्य ने 2 अन्य स्कॉलर के साथ मिलकर अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया, जारी किया। इस रिसर्च में कहा गया कि जो लोग कोरोना वायरस से प्रभावित नहीं है उन्हें सामान्य जीवन में लौटने दिया जाना चाहिए और संवेदनशील लोगों की रक्षा की जानी चाहिए। तो इस प्रश्न में इंपॉर्टेंट क्या है कि भारतवंशी जय भट्टाचार्य को अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान अमेरिका की स्वास्थ्य नीतियों की आलोचना की थी और ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन 2 अन्य स्कॉलरों के साथ मिलकर अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत सरकार के साथ हुए समझौते के पश्चात किस अंतरराष्ट्रीय संस्था या किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा उत्तराखंड में, यहाँ कीवर्ड है उत्तराखंड में, और जलापूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता एवं अन्य सेवाओं में सुधार के लिए लगभग 2447 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। एक बार और प्रश्न पढ़ देता हूं क्योंकि प्रश्न में ही बहुत सारे कीवर्ड है। उत्तराखंड है, जलापूर्ति है, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा दिया जा रहा है, ये है। इसका समझौता भारत सरकार के अंतरराष्ट्रीय संस्था का समझौता हुआ है, न कि राज्य सरकार के साथ। तो इस तरह से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नवंबर 2024 में भारत सरकार के साथ हुए समझौते के पश्चात किस अंतरराष्ट्रीय संस्था या संगठन द्वारा उत्तराखंड में जलापूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता एवं अन्य सेवाओं में सुधार के लिए लगभग 2447 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा? तो एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ADB का मुख्यालय जो है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के राजधानी मनीला में है। अब दूसरा क्वेश्चन साफ नहीं है आज का,
तैयब इकराम, ये नाम इंपॉर्टेंट है। तैयब इकराम, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तैयब इकराम को। तो ये किस देश के हैं? तो पाकिस्तान के हैं। तैयब इकराम, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है, FIH का अध्यक्ष चुना गया है, वे पाकिस्तान के हैं। उन्होंने ओमान में हुए 49वें FIH कांग्रेस में बेल्जियम के मार्क कुदरोन को मात दी। आज का नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 के बारे में। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 के बारे में। तो वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का आयोजन 19 से 22 नवंबर 2024 के बीच नई दिल्ली में किया गया। कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कब से कब तक किया गया? तो 19 से 22 नवंबर 2024 के बीच में किया गया वैश्विक मृदा सम्मेलन। मृदा का अर्थ होता है मिट्टी, सॉइल। तो इसका आयोजन भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ इटली, अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ इटली इंपॉर्टेंट है, के तत्वावधान में नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के सहयोग से किया गया। तो किसके सहयोग से किया गया? ये चर्चा कर लिए। कब से कब तक किया गया, कहां किया गया, ये कर लिए। 2 पॉइंट आ गया। अब इंपॉर्टेंट है इसका विषय। वैश्विक मृदा सम्मेलन का विषय था खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल। तो हम लोग जब भी मिट्टी की बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन उससे परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन, समन तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। वैश्विक मृदा सम्मेलन का विषय था खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन, समन तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। तो विषय भी इंपॉर्टेंट है। तो वैश्विक मृदा सम्मेलन संबंधित हम लोगों ने क्या बात किया कि ये सम्मेलन 19 से 22 नवंबर 2024 के बीच में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन किनके द्वारा किया गया, किसके सहयोग से किया गया? इसमें अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ इटली का भी सहयोग था। इटली के तत्वाधान में आयोजित किया गया था इसके आयोजन में। और वैश्विक मृदा सम्मेलन का विषय क्या था? तो खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन, समन तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। तो ये बातें थी वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 के बारे में। मृदा मतलब मिट्टी ही होता है।